श्रद्धेय नाना जी के नाम से ये स्वाध्याय मंडल चलता है और नाना जी का स्वयं का जीवन गौ समर्पित रहा है। चित्रकूट में उन्होंने बहुत अच्छा गौ अनुसंधान केंद्र अभी भी आप देखने जा सकते हैं और इसलिए पहले तो नाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम इस काम को शुरू करें। आज का विषय जैसा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का आधार गौ माता। गौ माता के महत्व को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले पूरी दुनिया जिस बात से चिंतित है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, पर्यावरण सुरक्षा पर, शुद्ध जल के लिए, भूमि सुधार और जैव विविधता संरक्षण, इन सारी चीज़ों पर विचार चल रहा है। एक दृष्टि से कहें तो सृष्टि के संरक्षण की चिंता हम सबको है, पूरी दुनिया को है, क्योंकि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उसने सारी दुनिया को बाजारवाद में बदल दिया है और उस कारण से ये सारे परिणाम हमको दिखाई देते हैं। 18 से 19 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन इस देश में खेती के लिए उपलब्ध है। ये 19 लाख करोड़ हेक्टेयर का अर्थ है लगभग 45 करोड़ एकड़। आज सिंचित भूमि पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर ईयर 10,000 रुपये का खर्च प्रति एकड़ आता है और असिंचित भूमि पर 5 से 6,000 रुपये। अब इस सारे गुणाभाग को अगर हम करेंगे तो जो कीटनाशक और रासायनिक खाद अपने देश के अंदर खेती में उपयोग हो रहा है, ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का रासायनिक खाद और 10 लाख करोड़ रुपए का कीटनाशक ये हम खेतों में डाल रहे हैं। और ये जो खेतों में जा रहा है, इससे एक आर्थिक दृष्टि से तो हम सब परेशान हैं ही, लेकिन इसके कारण से वातावरण पूरा प्रदूषित है। ये जमीन में जाता है तो सारा जीवांश नष्ट होता है, जो भी बैक्टीरिया है वो नष्ट होता है, सारा जैविक संपदा। तो थोड़े समय के बाद में हम देखते थे कि गिद्धों का आना शुरू होता था, थोड़ी देर में जानवर के सारे अवशेष खत्म हो जाते, हड्डियां बचती थी, कौओं के झुंड दिखाई देते थे। लेकिन आज जानवर मरने के बाद सड़ता रहता है और उसकी बदबू से भी बीमारी फैलती है। जो जमीन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंचुआ नाम की प्रजाति है, आज जिसको पालने के लिए वैज्ञानिक केंचुआ पालन प्रारंभ करवा चुके हैं और पैसे से पाला जा रहा है। ये केंचुआ ईश्वर ने हमको स्वाभाविक रूप से दिया था, ये आज खत्म हो गया है। वास्तव में खेती की सबसे बड़ी जान केंचुआ है। दूसरा, आज पराली की समस्या सब दूर है, तो गोबर में गोबरीला होता है वो आज हमने नष्ट कर दिया इस कीटनाशक के कारण से, क्योंकि गोबरीला ही एक ऐसा जंतु है जो पराली को समाप्त कर सकता है। पुराने समय में जब हम गोबर गोमूत्र से खेती करते थे तो ये कोई समस्याएं आती नहीं थी, क्योंकि मिट्टी में पूरे जीवांश जो खेती के लिए आवश्यक हैं वो हमेशा खेती को सपोर्ट करते थे और जिसके कारण से खेती स्वाभाविक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली रहती थी। हम सब जानते हैं कि जो आज खेती की हालत है उसका मूल कारण है हमारी जमीन की कमजोरी। माता यदि कमजोर है, धरती यदि स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ फसल आ नहीं सकती। बीमार माता बीमार पुत्र को जन्म देगी तो बीमार धरती भी बीमार फसलें पैदा करेगी। और इसलिए हम सबको वापस अगर इस सारी चीज़ों को ठीक करना है तो गोबर गोमूत्र की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि हम ऊपर से केवल खेतों में
यूरिया, सुपर फॉस्फेट और डीएपी तो डालते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर के लिए जितने भी आवश्यक खनिज तत्व हैं, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो तो केवल इन 3 चीज़ों से नहीं मिलते। और इन 3 चीज़ों के डालने के कारण और कीटनाशक डालने के कारण जो हमारा जीवांश समाप्त हुआ है, बैक्टीरिया समाप्त हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ है कि हम जो खा रहे हैं वास्तव में वो पौष्टिक आहार नहीं है। भारत सरकार की एक न्यूट्रिएंट्स वैल्यू डिपार्टमेंट है, 1917 में उसकी एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में उस न्यूट्रिएंट्स वैल्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि 30 साल पहले, अर्थात लगभग 86-87 तक, जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारे अनाजों में, दालों में और फलों में थी, आज वो नहीं बची है। कश्मीर के जिस सेव को हम बड़े चाव से खाते हैं, वास्तव में उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीर के सेव में 40% केवल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बची है। और एक महिला डॉक्टर है पुणे की, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका मैंने ऑनलाइन एक बार भाषण सुना था, उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि हमको सेव खाना नहीं चाहिए, इतना कीटनाशक उसके अंदर छिड़का जाता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है नहीं। दालों के अंदर 8% कम हुई है, अन्य अनाजों के अंदर 10 से 15% कम हुई है, यानी 87 से 17 तक 30 सालों का ये है। लेकिन हम कीटनाशक और बाकी चीज़ों का उपयोग तो शायद 67 से और उससे पहले से करते आ रहे हैं। तो प्रारंभ में जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारे अनाजों की, फलों की थी, वो आज है क्या? तो हम वास्तव में भूसा खा रहे हैं। पोषण आहार जिस तरह का होना चाहिए, जितनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होना चाहिए, वो है नहीं। और ये सब चीज़ें मिल सकती हैं तो इन सब का केवल एक ही स्रोत है, वो है गोबर गौमूत्र। क्योंकि गोबर गौमूत्र के अंदर जमीन को वापस स्वस्थ करने की ताकत है। गोबर के अंदर और गौमूत्र के अंदर वो सारे खनिज तत्व विद्यमान हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। हमारे शरीर को जितने भी प्रकार की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर विद्यमान हैं। और हम जब गोबर गौमूत्र को खेत के अंदर डालते हैं तो फिर वापस हमारी धरती स्वस्थ होने लगेगी और ये सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमें प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि जैसे ही हम गोबर गौमूत्र डालेंगे तो केंचुआ सक्रिय हो जाएगा, जो 20 फीट जमीन के अंदर आज सोया हुआ है। ये केंचुए से केवल इतना ही लाभ नहीं है, तो केंचुआ जब मिट्टी खाने के बाद अपशिष्ट त्यागता है तो उसके कारण से नाइट्रोजन, पोटेशियम और बाकी तत्व जो है वो लगभग 8 से 10 गुनी संख्या में जमीन के अंदर शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि उसके कारण से ह्यूमस सक्रिय होता है, बैक्टीरिया सक्रिय होता है, और जिस बैक्टीरिया का जो काम खेती के अंदर है वो अपना काम शुरू कर देता है, उसके कारण से फसलें जो है वो स्वस्थ होने लगती हैं और हमारी जो फसलों में रोग हैं वो समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि फसलों को एंजाइम्स मिलने लगते हैं। केंचुआ जो है वो ज़मीन के अंदर 20 फीट जाता है, एक छेद करते हुए जाता है और दूसरा छेद करते हुए वापस आता है। कभी भी वो अपने वापस उसी छेद से नहीं आता। एक केंचुआ अपने जीवन काल में लाखों छेद पृथ्वी के अंदर करता है, मिट्टी को खाता है और निकालता है। और जब वो चलता है, जिस होल से जमीन के अंदर जा रहा होता है, तो केंचुआ हमेशा अपने शरीर से पसीना त्यागता है। इस पसीने में इतने एंजाइम्स होते हैं कि जब वो जड़ें उस एंजाइम्स को प्राप्त करती हैं तो वो पौधा रोगों से लड़ने की ताकत प्राप्त करता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इसलिए इसके साथ साथ केंचुए से जो छिद्र बनते हैं ज़मीन के अंदर, आप देखिए 1 एकड़ के अंदर करोड़ों छेद हो जाते हैं। तो जब बरसात का पानी ज़मीन के अंदर चाहिए होता है तो बरसात में 20 फीट तक बिना रुके पूरा पानी एक साथ नीचे उतर जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि ज़मीन की जो जल संधारण क्षमता है वो बढ़ती है और हमारा ज़मीन का लेवल जो है पानी का बढ़ता है। अब इतने सारे लाभ होने के बावजूद हम गोबर का महत्व नहीं समझ पाए। हमारे पूर्वजों ने जो गोवर्धन पूजा प्रारंभ की थी, वास्तव में आज वो पाखंड हो गई, गोबर को इकट्ठा करना, परिक्रमा लगाना। लेकिन उसके पीछे का भाव क्या था? पीछे का भाव ये था
कि गोबर अर्थात गो धन वर, गाय का वरदान। कोई भी प्राणी इस धरती पर है, वो जब भी कुछ खाता है तो त्यागता है मल, लेकिन गाय जो है वो मल शोधन त्यागती है, इसलिए वो गाय का वरदान है। गोबर यानी मल शोधक। और इसलिए इस गाय के वरदान में क्यों है? क्योंकि वो संपूर्ण रूप से हमारा धन है। धन क्यों है? क्योंकि गोबर के से खेती होती है और गोबर हमारे शरीर के लिए भी बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। तो गोबर केवल इतना ही नहीं, तो हमारे लिए गोबर का महत्व कितना है? तो गाँव में घरों में गोबर से लिपाई होती थी। अब हमको लगता होगा कि कोई दूसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है इसलिए गोबर का उपयोग होता था, लेकिन वास्तविकता ये है कि गोबर रेडिएशन को अवशोषित करता है। आज हमारे मोबाइल के कारण से रेडिएशन है, कंप्यूटर के कारण रेडिएशन है, मोबाइल टावर के कारण रेडिएशन है, और भी अन्य अन्य कारणों से रेडिएशन होता है। ये रेडिएशन जो है वो गोबर एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, हम सब लोग विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद में गोबर से दवाइयाँ बनाते हैं। यानी दुनिया में केवल एक जीव है, एक प्राणी है, गौ माता, जिसके जो त्यागती है उसको हम खा सकते हैं, इसलिए इसको हमने मल शोधक कहा है। इसलिए वास्तव में ये हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई थी। तो ये जब सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर जाएंगी तो पानी का जो है वो मात्रा भी ज़मीन के अंदर बढ़ेगी, और पानी की मात्रा के साथ साथ जब कीटनाशक नहीं जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जल शुद्ध होगा, सारे स्रोत शुद्ध होंगे, वायुमंडल शुद्ध होगा, जो खाने को मिलेगा वो पूरा पौष्टिक आहार होगा, और शुद्ध पौष्टिक आहार होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आज तो हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग जीएम बीज की तरफ जा रहे हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज। ये बीज क्या है? तो वास्तव में हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले हमारे यहाँ देसी बीज होते थे और उसी का उपयोग बार बार होता था खेत के अंदर। उनके अंदर अपनी एक प्रकार की पौष्टिकता थी। बाद में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य अन्य प्रजातियों के बीजों को आपस में संक्रमित किया गया, और उससे और हमारे बीच में हाइब्रिड बीज आए। हाइब्रिड बीजों के बाद में जब रोग बढ़ने लगे तो कीटनाशक आ गए, और जब कीटनाशक से परेशानी आई तो उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक जीएम बीज लेकर के आ गए। लेकिन जीएम बीज से भी समस्या तो खत्म नहीं हुई, बल्कि और समस्या बढ़ने लगी, और ये भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़े नुकसानदायक चीज़ें हैं। ये जो जीन्स विभिन्न प्राणियों के इंजेक्ट करते हैं बीज के अंदर, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। इससे हमारे मनुष्य की जो डीएनए है इसमें कितना बदलाव आ सकता है और कितनी विकृति आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि भिंडी के बीज में अगर मकड़ी का जीन्स इंजेक्ट किया जा रहा है और फिर उससे बीज तैयार हो रहा है और वो हम खा रहे हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकते हैं। हम इतने पढ़े लिखे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी समस्या का हल नहीं किया इसने। हमारे यहाँ बीटी कॉटन आया जीएम फसल के रूप में, आज उसके अनुभव आप किसानों से सुन सकते हैं। इतने दुष्परिणाम उसके हैं कि उसके बीज को पशु खा रहे हैं तो उनमें कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अन्य अन्य प्रकार की बीमारी खड़ी हो रही हैं। फसलों के अंदर जो इल्ली पैदा हुई है उसको हम अब कीटनाशक से भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और भी अन्य अन्य प्रकार के नुकसान इन जीएम बीजों के हैं, जिस पे हम आगे और अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इसलिए इससे भी हमको निकलना पड़ेगा। वास्तव में जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे साथ यही होगा। जब तक इस देश के अंदर जैविक खेती हुई तब तक ये समस्या नहीं आई। एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे सर अल्बर्ट हार्वर्ड, ये इन्होंने बिहार के अंदर प्रवास किया और खेती को देखा। बाद में इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जितनी भी गोबर गोमूत्र आधारित जैविक खेती थी वहाँ पर हमको कहीं भी कीट दिखे ही नहीं जो खेती को नुकसान करने वाले। अर्थात गोबर गोमूत्र से अगर खेती होगी तो हमें कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और कीटनाशक जैसे ही बंद होंगे हमारी खेती ठीक होती चली जाएगी। हमारे लोगों ने
खरपतवार नाशक डालना शुरू किया। तो वास्तव में खरपतवार ये प्रकृति की हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम उस पर दवाई छिड़क के मारते हैं उसको। तो जो पौधा बढ़ रहा होता है उस पौधे पर भी वो गिरती है, वो पौधे का बढ़ना रुक जाता है। एक बालक जो आज 8 दिन का है, 10 दिन का है, उसको हमने वहीं पर रोक दिया, तो खरपतवार तो मरती नहीं है, हमारे पौधे का विकास रुक जाता है और हम 2-3 बार खरपतवार पर दवाई छिड़कते हैं। यह भी गलत है। खरपतवार में प्रकृति ने वो तत्व दिए हैं जिस तत्व की हमारे मूल पौधे को आवश्यकता होती है, और जब हम उसको निदाई करते हैं और निदाई करने के बाद में वहीं छोड़ देते हैं तो वो आच्छादन का काम करती है। तो खेत में से पानी का जो उत्सर्जन है, भाप बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया है, वो कम होती है और पानी की पूर्ति होती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमको वास्तव में समझना पड़ेगा। गोबर गौमूत्र से ये सारी समस्याएं हल होंगी, ये हमको ध्यान में आएगा। कई बार हम कहते हैं कि जंगल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, उसका कारण भी वास्तव में हमने गाय को चरने से रोक दिया। कई गांव से शिकायतें आती हैं, साहब हम जंगल में गाय को ले जाते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी हमारी गाय जब्त कर लेते हैं। वो कहते हैं जंगल को गाय नुकसान पहुंचाती है। प्राचीन काल से, हजारों साल से गाय जंगल में चरती है, कभी भी गाय किसी भी चीज को खाती नहीं है, किसी पौधे को उखाड़ती नहीं है, गाय चरती है। आप कभी जाइए गाय को चरते हुए देखिए, वो घास के ऊपर का केवल 1 सेंटीमीटर हिस्सा चरती है। 2-4 दिन बाद वही घास फिर से बड़ा हो जाता है, फिर उसको चरती है। मेरे एक मित्र हैं, विनय सिंह जी संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके खेत पर जब मैं गया तो बगल में 10-12 दिन की बढ़िया लहलहाती गेहूं और चने की खेती, और मेड़ पर घास गाय चर रही खुली हुई। मैंने उनसे पूछा ये खेत में घुस जाएगी, नुकसान करेगी? तो उन्होंने कहा भाई साहब ये गौ माता है, इसको अगर घास मिलेगा, भूखी नहीं रहेगी तो ये खेत में नहीं जाएगी। ये गौ माता बहुत समझती है। और इतना ही नहीं, तो आपने जो सरसंघ चालक जी हैं, मोहनराव जी भागवत संघ के, उन्होंने जब 2012 में गौ अभयारण्य का उद्घाटन के समय जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा हम गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? तो गाय को गौ माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परिवार के सदस्य के नाते व्यवहार करती है, और जब वो जंगल में चरने जाती है तो परिवार के जो सदस्य उसके संपर्क में रहते हैं, उनको कौन सी बीमारी आने वाली है या कौन सी बीमारी हो सकती है या है, ये उसको अनुभव होता है माँ की तरह। और फिर वो जड़ी बूटी जंगल से चर के आती है, उसके दूध में उसका असर आता है, और वो परिवार के सदस्य को जब दूध मिलता है तो उसकी वो बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। ये इसलिए हम उसको गौ माता कहते हैं, अर्थात वो हमारे परिवार की एक सदस्य और माता की तरह हमसे व्यवहार करती है। और इसलिए हम सब लोग गाय के इस महत्व को हमको सबको समझना पड़ेगा। गाय के गोबर के बारे में जब और विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि पर्यावरण के लिए गाय क्यों महत्वपूर्ण है। तो गाय का जो गोबर है, उसके कंडे पर हवन करने से, घी डालकर, हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होता है, हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। जहाँ जहाँ तक उसका धुआं जाता है, उसका प्रयोग रूसी वैज्ञानिकों ने किया है। हम लोग बाहर के देश के लोग कोई वैज्ञानिक अगर कहते हैं तो हमें भरोसा ज़्यादा होता है। तो रूस के वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि गाय के घी को चावल के साथ यदि हवन किया जाए तो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फार्मेल्डिहाइड और ये सारी गैसें बनती हैं। इथिलीन ऑक्साइड का उपयोग ऑपरेशन थिएटर में होता है। ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया ना रहे हानिकारक, इसलिए ऑपरेशन के पहले इथिलीन ऑक्साइड का छिड़काव होता है। ये गोबर के साथ अगर हम घी और चावल को जलाते हैं तो ये गैस प्राप्त होती है। आजकल कृत्रिम बरसात का भी प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। जब आवश्यकता होती है तो उस कृत्रिम बरसात के लिए जिस प्रोपिलीन ऑक्साइड का उपयोग होता है, वह भी गोबर घी के मिश्रण से जब हम हवन करते हैं तो उससे प्राप्त होती है। गोबर के जलाने पर मेंथॉल, फिनॉल, अमोनियम फालिन, इस प्रकार की अन्य गैसें भी पैदा होती हैं जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं।
अपने यहाँ पर यह परंपरा बहुत, हवन की जो परंपरा और यज्ञ की जो परंपरा है ये बहुत प्राचीन है। अपने 12 ज्योतिर्लिंगों पर क्रमशः एक निश्चित अंतराल से यज्ञ हुआ करते थे और इस यज्ञ के कारण से पूरे देश भर में जैसी जैसी आवश्यकता होती थी वैसी बरसात हमारे ऋषि मुनि उस यज्ञ के आधार पर करते थे। तो यज्ञों का, घी का और गाय का महत्व कितना है ये हम सबको इससे ध्यान में आता है। डॉक्टर किंग हैं चेन्नई के, उन्होंने बताया है कि गोबर ये प्लेग के कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। और इटली के जो वैज्ञानिक हैं जी ब्रिगेड, उन्होंने बताया है अध्ययन करने के पश्चात कि गोबर से हैजे के और मलेरिया के कीटाणु नष्ट होते हैं और इसलिए गोबर की लिपाई जिस घर में होती है वहाँ हैजे का कीटाणु नहीं रहता। यह भी हमको ध्यान में आना चाहिए। और केवल गोबर नहीं तो गोबर की जो राख होती है जलने के बाद बचती है अवशेष, हमको लगता होगा ये तो सब खत्म हो गया, जल गई, लेकिन चेन्नई की बागभट्ट एक गौशाला है, वहाँ पर जो डिप्लोमा की डिग्री देते हैं वो विश्वविद्यालय है, उन्होंने राख की टेस्टिंग दिल्ली के आयुष विभाग की लैब से कराई। तो उसका जो रिजल्ट आया बड़ा आश्चर्यजनक है। उसमें 21 प्रकार के खनिज तत्व हैं। उसमें पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, जिंक भी है, जस्ता भी है, तांबा भी है। इस प्रकार के 21 तत्व हैं और केवल 21 तत्व नहीं तो 46% ऑक्सीजन के साथ विद्यमान में ऑक्साइड रूप में। और इसलिए जिन लोगों को खनिज तत्वों की शरीर में कमी है वो अगर 5 लीटर पानी में 2-3 चम्मच राख डाल करके जब वो राख नीचे बैठ जाए उस पानी को पिएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और उसके अंदर ये 21 प्रकार के खनिज भी मिलेंगे। तो जिन लोगों को जस्ता, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम इसकी कमी हो जाती है, इसको भी दूर करता है। और उसके उदाहरण हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है। और हम शहरी लोग जितने भी हैं जो इससे जुड़े हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि गंदे पानी के कारण से हम सब लोग आरओ का पानी पीते हैं। आरओ सारे मिनरल्स को बाहर कर देता है, वो केवल पानी बचता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि तालाब का पानी हमारे पास आता है क्योंकि पानी जब बहता है तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो झील का और नदी के पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है, लेकिन रुके हुए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो हम फव्वारे लगाते हैं तालाबों में जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, लेकिन फव्वारे से कितनी मात्रा बढ़ाएंगे। तो हम जो लोग आरओ का पानी पीते हैं अगर ये राख डालकर पानी पिएंगे तो यह अनुभव सिद्ध है, प्रायोगिक है, उनको ऑक्सीजन भी मिलेगी और ये मिनरल्स भी मिलेंगे। हम लोग गाय के बारे में जब चर्चा करते हैं तो और आगे बढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गौ माता की कल्पना भी हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। कई बार गांव में जो जर्सी और एचएफ है उसको भी हम गाय कहते हैं। कई लोग कहते हैं जर्सी गाय है, ये एचएफ गाय है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं, अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख हैं शंकर लाल जी। जब कोई उनके सामने जर्सी गाय या एचएफ गाय कहता है तो उनको अंदर से बहुत क्रोध आता है, वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं तुम राक्षस को गाय बोल रहे हो। बोले ये राक्षस है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में वैज्ञानिकों का भाषण हुआ है, उसमें उन्होंने सिद्ध करके बताया कि जर्सी और एचएफ ये मनुष्य निर्मित प्राणी हैं। इसमें सुअर का जीन्स है, इसमें याक का जीन्स है, इसमें गाय का जीन्स है, इसमें भैंस का जीन्स है और भी अन्य अन्य जीन्स को मिला करके जो प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार करते हैं उससे तैयार की गई ये गाय है। तो एक सुअर के अंदर जो गुण होते हैं वो उसके अंदर हैं, जो याक के अंदर वो उसके अंदर हैं, उसको हम गाय कहते हैं। और उन्होंने उसके दूध की जब जांच की तो दूध की जांच करने के बाद में उन वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि गाय के दूध के अंदर BCM7 नाम का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हम सबको वास्तव में जहर प्रदान करता है। और इसलिए उस प्रोटीन को उन्होंने कहा हिस्टिडीन, उसकी प्रोटीन में हिस्टिडीन है और ये हिस्टिडीन के कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। एक तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड को शुद्ध रूप से मस्तिष्क तक जाने से रोकता है।
तो व्यक्ति की बुद्धि को डैमेज करता है। दूसरा, ये डायबिटीज A1 पैदा करता है जो सबसे खतरनाक है। और दूसरा, ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के लिए भी काम करता है। और इसलिए इसको वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो हमको गौ माता दी थी और उन्होंने पूतना को मारा था, लेकिन आज हमने इस पूतना जैसी राक्षसी को घर घर में बांध दिया है। इसको हटाना होगा, इसको हटाना पड़ेगा। और इसलिए वास्तव में जो गाय है वो देसी गाय है, जिसकी पहचान है एक तो उसके सींग, देसी गाय को पर्याप्त सींग होते हैं। दूसरे, उसको कंधा होता है पीठ पर, जिसको हम गुंबद कहें। और तीसरा, उसकी लंबी पूंछ होती है। गले में बहुत मोटी झालर होती है जिसको गलकंबल बोलते हैं। उसकी पूंछ पैरों तक लटकती है, पीठ का हिस्सा उठा हुआ रहता है और उसके खुर विशेष प्रकार के रहते हैं, 2 भागों में बटे हुए। ये देसी गाय की पहचान है और इसी को हमने गौ माता कहा है। इसी को, इसका जो दूध है वो A2 होता है और जर्सी गाय का A1 होता है। A1 में BCM जहरीला प्रोटीन निर्मित होता है, हिस्टीडीन। और A1 जो होता है, इसके अंदर जो है वो अपना A1 दूध होता है और ये अमृत है। अपने जो प्रोफेसर रोनाल्ड गोराइटे कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि MDGI प्रोटीन ये हमारे नाड़ी तंत्र को, कैंसर को होने नहीं देती, रोकती है उसको, अगर कैंसर का तत्व आ भी जाए। और चेन्नई विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, आयुष विभाग के माध्यम से उन्होंने CLA का शोध किया है। दूध के अंदर एक कंजुगेटेड लिनोलिक अम्ल होता है, CLA बोलते हैं उसको। इस CLA का चेन्नई के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालयों में 2 स्थानों पर अलग अलग प्रकार से शोध किया है। उनका लेख मेरे पास है, इंग्लिश में है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, सिद्ध किया है कि हमारी जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको समाप्त करने का काम दूध में उपस्थित CLA करता है। और अगर दूध हम पहले से ले रहे हैं तो कैंसर होने नहीं देता है। और ये CLA अन्य चीज़ों में भी पाया जाता है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो दूध में CLA है, गाय के दूध में, केवल वही इस पर कारगर है, अन्य प्रकार के CLA प्रभावी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा दूध है, A2 दूध, ये इससे जो पोषण आहार है वो पूरा हमको मिलता है। अमेरिका की एक पत्रिका है फिजिकल कल्चर, इसमें बनार मेडेकर, वहाँ के एक दुग्ध पोषाहार के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में गाय के मक्खन जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, इतना सर्वोत्तम है। और जो अपने डॉक्टर हितेश जी जानी हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुत शोध किया है। वो कहते हैं कि गाय का जो घी है वो LDL को खत्म करके HDL निर्माण करता है। उन्होंने उसका शोध किया है। और अब तो आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं भी विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, तो हमारे सामान्य लोगों में, अधिकतम लोगों में, और ब्लॉकेज की समस्याएं हार्ट में बढ़ रही हैं। ये जो ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ रही हैं, जोड़ों में दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं, घुटनों की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे का मूल कारण है कि हमारे यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का उपयोग हो रहा है। हम सिंगल रिफाइंड ऑयल, सेकंड रिफाइंड ऑयल, 2 बार रिफाइंड करके ऑयल, ये क्या है? तो वास्तव में जो हमारे खाने का तेल है, ऑयल है, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन और एक फैट। उसकी जो खुशबू है वो प्रोटीन बताती है और उसकी जो चिकनाई है वो फैट बताती है। जब हम एक रिफाइंड करते हैं तो 6 केमिकल का उपयोग होता है, और जब हम डबल रिफाइंड करते हैं तो 13 केमिकल का उपयोग होता है। और जब ये तेल में से प्रोटीन और फैट निकल जाता है तो केवल एक लिक्विड बचता है जो हम खा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में फैट की भी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है,
और हार्ड में जब वो उबलता है तेल, तो चूंकि उसके अंदर केमिकल हैं, तो उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा वो हमारे शरीर में एलडीएल बढ़ाता है और वो जमने लगता है। इसको यदि दूर करना है तो आज के एलोपैथी के डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हम सबको गाय का देसी घी खाना चाहिए। ये देसी घी हमारे ब्लॉकेज को खोलता है और इसलिए हम सबके लिए ये दूध अमृत है। इसके अंदर प्रोलीन पाया जाता है। ये प्रोलीन जो होता है, प्रोटीन, ये एचडीएल को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और इसलिए हम सबको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। गाय के दूध में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है और इसलिए विटामिन ए की जो नापने की उनकी पद्धति है IU यूनिट, उसमें बताते हैं कि दूध से ज़्यादा घी में विटामिन ए होता है। और जो लोग गाय का दूध और घी उपयोग करते हैं उनको आँखों की शिकायत कभी नहीं होती। 1984-85 की एक रिपोर्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। उन्होंने पूरे देश भर में कुछ सर्वे किए थे, उनकी टीम गई थी और वो जो गौ पालक हैं, अहीर जाति के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं, ऐसी जो 3-4-5 जातियां हैं, उनके बीच में वो गए और उन्होंने ये लिखा है कि हमको एक भी व्यक्ति उस समाज में जो गौ पालन करता है, एक भी व्यक्ति मोतियाबिंद का पेशेंट नहीं मिला और चश्मा भी हजारों में कोई अपवाद था। और इस बात को जब मैं स्वयं बैतूल जिले के क्षेत्र में गया तो मैंने स्वयं ने अनुभव किया कि वो जो जंगल में गाय चराने जाते हैं, घर में गाय बांधते हैं, गाय के संपर्क में रहते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की आंखों की परेशानी नहीं होती। और इससे ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में है और इसलिए हम सबको विटामिन की ये पूर्ति करता है। हम सबको गाय का जो घी है, इसके साथ साथ उसकी और आवश्यकता अगर समझना है तो आयुर्वेद के अंदर एक प्रचलन है, उसमें हम सब लोग जो है वो स्वर्ण से बनी हुई एक टीका लगाते हैं, जिसको स्वर्ण भस्म से तैयार किया जाता है। आज पूरे दुनिया के अंदर 35 प्रकार के टीके लगते हैं। हम सब लोग कोरोना से परेशान हैं और कोरोना के वैक्सीन की तैयारी चल रही है। जब 100-125 साल पहले चेचक का जब बीमारी आई थी, तब भी जो टीका बनाया गया था वो टीका गाय के डीएनए से बनाया गया था। और इसलिए गाय का महत्व हम समझ सकते हैं। गाय के दूध में और गाय के गौमूत्र में पर्याप्त रूप से स्वर्ण क्षार उपलब्ध है। हमारे शरीर के लिए स्वर्ण क्षार की बहुत आवश्यकता होती है, मजबूत उसी से होता है शरीर। कई लोग जब शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको स्वर्ण भस्म की दवाई देते हैं। अब ये लाखों रुपए तोले पड़ती है, क्योंकि सोने की कीमत और फिर उसको कई बार, सैकड़ों बार जो है वो शोधित करके बनाया जाता है। तो हम सबको इस सबसे, अगर स्वर्ण क्षार जो है गौमूत्र में पर्याप्त मात्रा में है, गौमूत्र का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इसका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये केवल काल्पनिक बात नहीं है। तो 2 साल पहले GTV ने लगातार टीवी पर दिखाया है, उनका जो DNA कार्यक्रम होता है उसमें भी उस कार्यक्रम को दिखाया है। गुजरात की कृषि विश्वविद्यालय ने गोमूत्र से ठोस सोना बना करके दिखाया। उन्होंने ठोस सोना बना करके दिखाया, उसको लाइव टेलीकास्ट किया। तो इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि गाय के गोमूत्र में और दूध में सोना है। इसलिए गाय का दूध हमारे लिए अमृत है। वास्तव में
गाय का दूध ही अमृत है इतना नहीं, तो गाय के दही में पर्याप्त कैल्शियम है, और 50 की उम्र के बाद तो गाय का छाछ हमको प्रतिदिन लेना चाहिए। गाय का छाछ भी हमको लगता होगा कि इसमें अब क्या बचा, घी तो निकल गया, मक्खन निकल गया। लेकिन मैं चित्रकूट गया था, नानाजी देशमुख ने जिस गौशाला को स्थापित किया उसको देखने के लिए 2 साल पहले, तो वहाँ जो गौर साहब एसपी थे उनसे मेरी भेंट हुई। जब हम बातचीत कर रहे थे, चाय पीने का समय आया तो उन्होंने अपना थर्मस निकाला और थर्मस में से उन्होंने छाछ निकाल करके पिया। जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले मुझे गैस और एसिडिटी की इतनी परेशानी थी, अनियमितता के कारण, कि मैं बहुत परेशान था। लेकिन जब से मैंने ये छाछ लेना प्रारंभ किया है, मुझे गैस और एसिडिटी की कोई शिकायत नहीं है। ये दूसरी बात, हमारे यहाँ के एक डीजीपी रहे हैं स्वराजपुरी जी, रिटायर्ड डीजीपी, अभी 3 दिन पहले ही उनसे ऑनलाइन जब गौशाला पे गौ सेवा के काम से चर्चा चल रही थी, उसमें वो जुड़े हुए थे संघ के कार्यक्रम में, तो उन्होंने स्वयं बताया कि जब मैं छोटा था तो मुझे बीमारी हो गई थी, तो मेरी माँ केवल दूध देती थी, मैंने महीनों केवल दूध पर निकाला और कोई भी चीज़ मैं खा नहीं सकता था, और इसलिए मैं जीवित हूँ तो गाय के कारण हूँ। तो वास्तव में ये जलोदर नाम की बीमारी होती है, पेट में पानी भरने की, और इस समय केवल और केवल गाय का दूध ही चलता है, बाकी कोई चीज़ आप दे नहीं सकते। तो इतना इसका महत्व हमारे गाय का है। जर्मनी के एक डॉक्टर कीथ हुए हैं, उन्होंने कहा है, वैज्ञानिक जर्मनी के हैं, गाय चलती फिरती चिकित्सालय है, चलित चिकित्सालय कहा है उन्होंने उसको, यानी संपूर्ण सारी चीज़ें गाय के अंदर विद्यमान हैं, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो जल के शुद्धिकरण का मामला हो, चाहे वो भूमि को ताकत देने का मामला हो, चाहे वो जैव विविधता के संरक्षण की बात हो, चाहे वो मानव स्वास्थ्य को ठीक रखने की बात हो। जब हम गाय के पास जाएंगे, इन सारी समस्याओं का हमको हल मिलेगा। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हम रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक पर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हर साल व्यय करते हैं। यदि हम इसको बचाएंगे, गोबर गोमूत्र से खेती करेंगे, तो हमारे देश का किसान ये आत्मनिर्भर बनेगा, देश का मुद्रा भंडार भरेगा, और इतना ही नहीं, तो इससे होने वाली जो विभिन्न बीमारियां हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, क्योंकि इसमें भी योगदान इन सारी चीज़ों का है। प्रदूषण, चाहे वो खेत का हो, चाहे वायु का हो, चाहे जल का हो, इन सारे प्रदूषण के कारण हम बीमार हो रहे हैं। इन बीमारियों पर मैं एक कल्पना करता हूँ कि सामान्य से सामान्य परिवार भी 1 वर्ष में मिनिमम 10,000 रुपये दवाइयों पर खर्च करता है, और यदि वो किसी विशेष बीमारी से ग्रसित हो गया, कैंसर, डायबिटीज, तो उसकी कितनी मासिक खर्च बढ़ जाते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो 125 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, मिनिमम 10 लाख करोड़ रुपए हमारा एलोपैथी पर खर्च होता ही है, और ये 30 लाख करोड़ हो जाता है। टीके हम 35 लगाते हैं, यदि हम टीकों की विभिन्न प्रकार के खर्चे को जोड़ेंगे तो यह भी 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हमारे देश में ट्रैक्टर से खेती होती है, बैलों से खेती लगभग बंद हो गई है, बहुत कम है, 5-10%। तो इसको अगर हम देखते हैं तो डीजल का खर्च भी बहुत होता है। अगर ज़मीन हमारी ठीक हो गई, उस खेती के अंदर जो है वो केंचुआ आ गया, उस खेती के अंदर गोगरीला आ गया, तो यह ज़मीन इतनी भुरभुरी हो जाएगी कि आज से 50 साल पहले 10 या 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हुआ करते थे, ट्रैक्टर आए भी थे तो। लेकिन ये जो यूरिया और हमने ये जो डालना शुरू किया, पोटास, और इसके कारण से जो हार्डपन आया ज़मीन के अंदर, तो आज 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर सामान्यतया होता है। जब हमारे ट्रैक्टर की हॉर्स पावर घटेगी तो डीजल घटेगा, बैलों से खेती होगी तो और ज़्यादा लाभ होगा। हम सब लोग हमने अध्ययन किया है कि जिस खेत में बैल चलता है और जिस खेत में ट्रैक्टर चलता है, उसमें आप समान बीज डालिए, समान खाद डालिए, समान पानी डालिए, बैलों के पैरों से जो ऊर्जा उस खेत के अंदर पहुंचती है, उससे उसका उत्पादन बढ़ता है, और ट्रैक्टर से उत्पादन कम होता है। यह परीक्षण किया हुआ है।
और इसलिए अगर हम कुल मिलाकर अध्ययन करेंगे तो गाय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 साल के अंदर 50 लाख करोड़ का हम बचत कर सकते हैं। और 50 लाख करोड़ यदि हम बचत करेंगे तो हमारे देश में जो हम कहते हैं कि गाय से भारत आत्मनिर्भर होगा, ये होगा कि नहीं होगा ये हम सोच सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए जो मूल चीज़ है वो है मानसिकता बदलने की। आज हमारा किसान, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, हमारे लोगों की मानसिकता, इसको बदलना पड़ेगा। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीकी देश वेनेजुएला ये आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जब सरकार ने फ्री बांटना शुरू किया तो वहाँ का समाज इतना आलसी हो गया कि आज वहाँ पर आपको ट्रक में पैसे लेकर के जाएंगे तो ऑटो में माल लेकर आएंगे, इतनी बुरी स्थिति है। 10 लाख रुपए के नोट उनको छापना पड़े हैं। कई लाख गुना वहाँ की जो है वो मुद्रास्फीति है, यानी एक जूते की मरम्मत में ही 1.5 लाख रुपए लग जाता है। आप विचार कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हालत उस देश की है, जिम्बाब्वे भी की यही हालत है। और इसलिए हमारे लोगों को श्रम की प्रतिष्ठा, इसको खड़ा करना पड़ेगा, स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है वो गौ पालन करा सकेंगे। और जिस गाय को हमने कामधेनु कहा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, वो गाय फिर से कामधेनु बनेगी। और गाय हमें नहीं पालती, गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। कई बार हमको लगता है गाय को बचाना है, अरे गाय को बचाना नहीं है, गाय हमको बचाएगी, इसलिए गाय के पास जाना है। ये बात हमको सबको पहुंचाना पड़ेगी। और भगवान कृष्ण ने जिस गौ माता को, गावो विश्व मात्रा, संपूर्ण विश्व की गाय गौ माता है, ये नंगे पैर चराकर हम सबके लिए सिद्ध किया था। हम फिर से उस गौ माता को माता के रूप में पूरी दुनिया के अंदर प्रतिष्ठापित करेंगे तो यह सब चीज़ें ठीक होंगी, देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। और हम सब, अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी गौ कैबिनेट के माध्यम से इस ओर कुछ कदम बढ़ाए हैं। मैं इस सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा और आम समाज से भी कि गाय को चराने के लिए सबसे बड़ी जो कठिनाई है वह है चरनोई भूमि की कमी। गाय जब चरेगी और जंगल में जाएगी तभी वो जड़ी बूटियाँ खाकर आएगी, तभी स्वस्थ रहेगी। गाय जब धूप में जाती है तभी उसमें स्वर्ण क्षार पैदा होता है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से होता है। जिस प्रकार से पौधों के पत्ते सूर्य की रोशनी में भोजन का निर्माण करते हैं, वैसे ही गाय की पीठ पर जो कंदूल होता है, वो कंदूल जो है वो सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके अपनी सूर्य किरण केतु के माध्यम से दूध और गोमूत्र के अंदर इस स्वर्ण क्षार का निर्माण करता है। जिस गाय को हम अंधेरे में बांध देंगे उसके अंदर ये स्वर्ण क्षार नहीं होता। इसलिए गाय के चरने के लिए चरनोई भूमि हर गांव के अंदर खड़ी हो। ये केवल सरकार का नहीं तो समाज का भी दायित्व है। जो समाज केवल सरकार के भरोसे जिंदा रहना चाहता है वो समाज नष्ट हो जाता है। इसलिए सरकार का सहयोग और समाज की अपनी तत्परता, इन सब चीज़ों से हम गाय को बचा सकेंगे, भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। इतना ही निवेदन आज के लिए पर्याप्त है। भाई साहब, ऑनलाइन व्यूअर हैं अपर्णा जी, उनका सवाल है कि A1 दूध सही है या A2 दूध? A2 दूध देसी गाय का दूध है, गोमाता का दूध है, इसी दूध का उपयोग हमको करना है। A1 दूध जर्सी और HF का है, इसके अंदर राक्षस विद्यमान है, विष विद्यमान है, राक्षसी का दूध है ये कहा जाता है। इसलिए हम सबको A2 दूध पीना है, देसी गाय का। गोस्वामी जी, सवाल आ रहे हैं, सब फोन लगाते हैं। क्या इसे फिनिश कर रहा हूँ मैं और दूसरा क्वेश्चन आंसर राउंड